मानव अधिकार कुछ लोगों के लिए सीमित है। पाकिस्तान से जो देश की शरण में आए उनके लिए सीमित नहीं है। जो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए उनके लिए सीमित नहीं है, इनके लिए नहीं है। जो सूफी संत भगा दिए गए उनके लिए नहीं है। जो वाल्मीकि लोग वहां से 70 साल से मताधिकार प्राप्त नहीं करते थे, उनके मानव अधिकार नहीं है। क्यों उनके लिए आपके मन में भावनाएं नहीं आती हैं? क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। मानव अधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है। हम मानव अधिकार को मानव अधिकार की दृष्टि से, कितना भी विरोध हो, साहस नहीं है अपने ये कहने का कि वाल्मीकि को वहां मताधिकार मिलना चाहिए था। जो पाकिस्तान से शरण में आया है उसको मताधिकार मिलना चाहिए कहने का साहस नहीं है आप में, क्योंकि आप चुनाव लड़ना चाहते हो, चुनाव जीतना चाहते हो। आप में साहस नहीं है कि वाल्मीकि माता चौथी पीढ़ी आ गई, उसको नौकरी नहीं मिल सकती, ना वाल्मीकि बच्ची को नौकरी नहीं मिल सकती, इसका अधिकार नहीं। इसके मानव अधिकार के पास आपके लिए शब्द भी नहीं है, संवेदना भी नहीं है, मगर हमारे लिए शब्द भी है, कृति भी है और संवेदना भी। मान्यवर, रोशनी जैसे कानूनों को रद्द कर दिया गया, भ्रष्टाचार पर कार्यवाही हो रही है, क्योंकि पहले भ्रष्टाचार का कानून ही नहीं था। वहां ये पूछ रहे हैं ना 370 क्यों होता है? वहां पर रिजर्वेशन नहीं होता था, वहां महिलाओं को अधिकार नहीं था, वाल्मीकि लोगों को अधिकार नहीं था, ट्राइबल को अधिकार नहीं था, ओबीसी को अधिकार नहीं था, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं थी, क्योंकि भ्रष्टाचार करना था, क्यों रोक लगाना? ढेर सारे कानून, देश के अच्छे बने हुए कानून, दहेज के लिए कोई कानून नहीं था। और आप हमें समझा रहे हो कि 370 को क्यों हटाया? मान्यवर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लगभग 26,319 विस्थापित और 5300 विस्थापित जो युद्ध के समय आए, छंब के 10,065 विस्थापित, पश्चिमी पाकिस्तान के 5,764 विस्थापित, कश्मीरी प्रवासी जिसको बहुत संवेदना के साथ अपने अधीर रंजन जी बता रहे थे, 44,000 कश्मीरी पंडित। मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि यही नरेंद्र मोदी जी के शासन में कश्मीरी पंडितों को, हर परिवार को राहत कार्ड जिसके पास है उसको 13,000 रुपया हर महीना सरकार देती है। ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए, कांग्रेस का शासन था, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई, इसलिए विस्थापित अपने देश में ही विस्थापित होकर रह गए थे। इनको 13,000 हम निःशुल्क राशन देते हैं। पुनर्वास के अंक के रूप में कश्मीर घाटी में 3,000 नौकरियां दे दी गई है, 88 नौकरियों का चयन प्रक्रिया चालू है और ये 6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में घर के साथ 2022 के साथ हम बसा देंगे और वर्षों पुराना हमारा स्वप्न समाप्त। 3,000 लोगों को दे चुके हैं अधीर रंजन जी नौकरी, ऑलरेडी दे चुके हैं। 70 साल में एक दिया है तो बताओ, एक। और 6,000 लोगों का घर बनाने की योजना भी, जमीन भी आवंटन कर दी है, बजट का भी आवंटन हो गया है, प्रक्रिया चालू हो गई। और प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिले के लिए देश भर में रिजर्वेशन किया गया है। मान्यवर, पहाड़ी भाषी जनसंख्या के 1,74,000 लोगों को आरक्षण नियम संशोधित कर 4% आरक्षण ये 370 हटने के कारण मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांव के 17,000 लोगों को यही सदन में मैं ही बिल लेकर आया था, जिनको रिजर्वेशन दिया है, पहले नहीं दे सकते थे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 1.16 लाख लोगों को अब आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि 1.16 लाख बीपीएल परिवार को 10% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जो 370 के कारण नहीं मिलता था। 1,500 सफाई कर्मचारी परिवारों को पूरा अधिकार देने का काम किया है। आप हमें पूछ रहे हो क्या किया? मान्यवर, 370 जाने से जम्मू कश्मीर में किसी के साथ अन्याय हो, इस संभावना को ही समाप्त कर दिया गया है। मान्यवर, शिक्षा, प्रशिक्षण और करियर के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। मान्यवर, संवैधानिक और कानूनी मामलों में भी, जहां तक लद्दाख का सवाल है, मेरे युवा साथी
नामयाल यहाँ नांगम्याल यहाँ है। मैं इतना कहना चाहता हूँ 2014-15 से 19 तक 4,164 करोड़ रुपया की धनराशि जम्मू कश्मीर सरकार के थ्रू लद्दाख में गई थी। हम कितना भेजे उसका महत्व ही नहीं था, वो लद्दाख पहुंचती ही नहीं थी। तो 14 से 19 के बीच में 4,164 और 31/10/19 मतलब 370 जाने के बाद अधीर रंजन जी 31/3/20 तक 3/20 तक 3518 करोड़ रुपया ऑलरेडी हम भेज चुके हैं। जो 5 साल में मिलता था वो 17 महीनों में मिला है लद्दाख वालों को। मान्यवर इतना ही नहीं है, लद्दाख को 2 नए डिग्री कॉलेज दिए गए हैं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल और जिला अस्पताल का अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया। सब 17 महीने में ही हुआ। सुमति जी, लद्दाख के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 नए टूरिस्ट सर्किट भारत सरकार ने बनाए हैं, 5 नए ट्रैकिंग रूट्स भी खोले गए हैं। सुदूर विद्यार्थी क्षेत्रों में सब्सिडाइज हेलीकॉप्टर की व्यवस्था शुरू कर दी गई जिससे टूरिज्म बढ़े। लगभग लद्दाख में 7500 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा यंत्र लगाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है, जो लद्दाख के लोगों की लाइफलाइन होगी, ढेर सारे लोगों को रोजगारी मिलेगी। परंपरागत चिकित्सा प्रणाली उसको रिवाइव किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा की स्थापना नवंबर 2019 की कैबिनेट में कर दी गई है। कारगिल हवाई अड्डे के व्यवहार्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी के लिए लद्दाख प्रशासन और अपने विमानपत्तन विभाग इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत 28,870 ऐसे पौधे जो ठंडी में भी जिंदा रह पाए उनको लगाने का काम किया गया है। ई गवर्नेंस की दिशा में गांव तक ई गवर्नेंस पहुंचे, इसके लिए ढेर सारी सुविधाएं कई ई स्टैम्प शुरू कर दिया है, ई कोर्ट फी शुरू कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी अनुमोदन कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, विकास पैकेज के तहत जो 80,000 करोड़ रुपया था उसमें इसका उचित हिस्सा भी लद्दाख को दिया गया है। और सभी राज्यों के जैसे यहाँ पर गुजरात भवन होता है, यूपी भवन होता है, बिहार सदन होता है, लद्दाख को भी 70 साल के बाद अपना भवन और सदन यहाँ पर मिला। भारत सरकार की कई सारी योजनाएं वहाँ पर थी, उसमें लगभग 80% कवरेज कर दिया गया है। रोड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 11 पुलों और 578 किलोमीटर रोड का काम हाथ पे लिया गया है। जो जिला टनल का काम शुरू कर दिया गया है। रिमोट एरिया में टेली कनेक्टिविटी के सुधार के लिए 80 सेट फोन और 124 वास्ट स्थापित किए गए हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कारगिल में लेह में 500 KW के मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित किए गए। 11 kV की और 66.25 km और 42 km LT लाइन बिछाई गई है। 3 गर्ल्स हॉस्टल बनाए गए हैं। 20 बेडेड अस्पताल कारगिल के अंदर बनाया गया है। ट्रेजरी सिस्टम की जगह PMFS लागू किया है जिससे अनुकूलता हो। लेह में 1000 MT का कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम पूरा कर दिया गया है जिससे इतने ठंडी वाले प्रदेश में उनको कोई कठिनाई का सामना न पड़े। पश्मीना गोट्स की संख्या में लगभग ये 17 महीने में 8% वृद्धि दर्ज की है, जो रिकॉर्ड है, आज तक कभी नहीं बढ़ा गया। लद्दाख के पिछले क्षेत्र के लिए विकास पैकेज लगभग 50,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी तय कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में लद्दाख को मिलने वाला है। मान्यवर ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटाने के बाद क्या किया। मुझे इतना ही है कि आप धारा 370 को राजनीतिक रूप से बोलने की बजाय ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के साइट पर सारी डिटेल थी। अगर किसी ने स्टडी कर पढ़ा होता तो शायद अब तक बिल पारित भी हो गया होता। ये पूछते नहीं ना मैं जवाब देता, इन्होंने पूछा इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा मान्यवर। मगर मेरा इतना ही कहना है अभी भी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। बहुत सारी चीजें राजनीतिक करने के लिए आ जाइए राजनीतिक मैदान में, 2-2 हाथ कर लीजिए, कोई नहीं डरता है जी, कोई नहीं डरता है। मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है, उनको कई बार घाव लगे हैं,
शंकाएं कुशंकाएं उनके मन में पड़ी है, उस पर मरहम लगाना इस सदन का काम है, उसको खुरेदना हमारा काम नहीं है। छोटी सी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए हम कश्मीर को इस दृष्टि से न देखें। मान्यवर, ये सब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, गृह मंत्री ने वादा किया था कि पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस मिलेगा। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूं, निश्चित मिलेगा। आपका विकास जो अटक गया है, ये 3 परिवारों ने जो विकास को रौंद कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका इस बिल से कोई लेन देन नहीं है। ये बिल से पूर्ण राज्य वापस आने की कोई संभावना समाप्त नहीं होती है। इतनी स्पष्टता कर कर फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के अवाम और लद्दाख के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार परिपत्रों से नहीं चलती है। नरेंद्र मोदी सरकार कानूनों से नहीं चलती है। नरेंद्र मोदी सरकार योजना से नहीं चलती है। नरेंद्र मोदी सरकार भावना से चलती है। और हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है, आप हमारे हो, ये पूरा देश आपका है और आपके साथ पूरा देश खड़ा है। इतना विश्वास देकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और पूरे सदन को मैं विनंती करता हूं, कम से कम ये बिल को सर्वानुमत से हम पारित करें। इतना ही मेरा निवेदन है। आदिर रंजन जी। सर, सुबह हमारे फिनेंस मिनिस्टर